ठीक है। अभी ये जो एडवाइजरी है आइस गेट की, उसकी स्टार्टिंग करें तो ये अपना आइस गेट एडवाइजरी जो 4 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई थी। अब एडवाइजरी की बात की जाए कि इंट्रोडक्शन है। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसीजेट यूनिट ऑन आइस गेट पोर्टल फॉर माइग्रेशन ऑफ कस्टम प्रोसेस फ्रॉम एसीजेट टू सीबीआईसी। आज की डेट में जो कस्टम्स का जो प्रोसीजर एसीजेट का होता है वो होता है इस पोर्टल पे, जिसका अपने व्यू ले रहे हैं। ये स्पेसिफिक पोर्टल है एनएसटीएल का, जिसके अंदर सारा का सारा एसीजेट रिलेटेड काम होता है। बट अब इसको अपने डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं आइसगेट के पोर्टल से। आइसगेट का पोर्टल चार्टर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी डूइंग द सेम। अब आइसगेट का पोर्टल भी एक बार नजर मार ले में, फिर भी एक मन की शांति के लिए देखो कि आइसगेट का पोर्टल ये है अपना आइसगेट का पोर्टल। बेसिकली हम लोग डेटा इंटीग्रेट यहाँ ये पोर्टल से ये पोर्टल के बीच में डेटा इंटीग्रेशन के लिए आपको एक मीडिएट चाहिए। इसलिए जो लोग यहाँ पे रजिस्टर हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब रजिस्ट्रेशन कराने का जो सिस्टम है ना, उसके लिए जो एडवाइजरी इशू की गई है वो इस हिसाब से है। अब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, आइसगेट पे जाकर के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आइसगेट का पोर्टल है, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है वैसा स्क्रीन आएगा। वहां पे ये रहा रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको एक विंडो खुलेगा। विंडो में आपको डिटेल्स फीड करनी रहेगी। दो तरह की है, कंटिन्यू हैविंग रेफरेंस आईडी एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपने यहाँ पे प्रोसेस करके एक रेफरेंस आईडी जनरेट किया हुआ है तो आपको वो रेफरेंस आईडी डालना रहेगा। अगर आपका रेफरेंस आईडी जनरेटेड नहीं है तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में हम जब कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद में हमको यहाँ पे ढेरों ऑप्शन मिलते हैं, जैसे क्या मैं शिपिंग एजेंट हूँ, क्या मैं इंपोर्टर कस्टम एजेंट हूँ, क्या हूँ मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर हूँ, तो फ्रेट फॉरवर्ड हूँ। यहाँ पे एक मेरा ऑप्शन आएगा एसीजेट का, तो अपने को सिलेक्ट रोल एंड क्लिक प्रोसीड। हमारा रोल एसीजेट का है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये करने के बाद हम अगले दौर पे पहुंचेंगे। यहाँ हमें दो डिटेल डालनी है, एक आईसी कोड एंड जीएसटीएन। आईसी कोड और जीएसटीएन का डेटा डालने के बाद में ये डेटा आपका फेच करेगा और आपका एक ओटीपी जनरेट करेगा। ठीक है, आपके जीएसटी नंबर पे जो डेटाबेस होगा, जो डीजीएफटी की साइट पे जो आपके आईसी कोड का डेटाबेस होगा, उसके बेसिस पे ये आपको ईमेल और मोबाइल पे एक ओटीपी करेगा। जैसे ईमेल और ओटीपी वेरिफिकेशन आप करोगे, उसके बाद में आपका जो स्टेज आएगा ओटीपी डालने के बाद में, सिंस ये सब काम अपने जीएसटी के पोर्टल पे इतना ओटीपी डाला है नहीं, तो ये सीए के लिए नवा नहीं है, इसलिए इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉर्म में जा रहा हूँ बेसिकली। अब आप ओटीपी डाला, देखिए इमेज से देख सकते हैं अपने वेरीफाई किया, प्रोसीड किया। अब यहाँ आते हैं इम्पोर्टेंट बात। एसीजेट तरीके रजिस्टर कराने के लिए आपको एसीजेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और एसीजेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो आपसे 3 तरह की डिटेल मांग रहा है। एक एसीजेट की एंटिटी की डिटेल, एक बॉन्ड की डिटेल और डिटेल ऑफ ऑथोराइज्ड ऑपरेशन फॉर एसीजेट एंटिटी। अब इसको समझने के लिए एक ऑथोराइज पर्सन की बात की जाए तो जैसे भी अपने टीडीएस के अंदर भी कैसे एक ऑथोराइज पर्सन रजिस्टर्ड होता है, या जीएसटी के अंदर एक ऑथोराइज पर्सन रजिस्टर्ड होता है, बेसिकली साइनिंग अथॉरिटी आप बोल सकते हो। तो आपका साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, आपका ऑथोराइज पर्सन कौन रहेगा, क्या एसीजेड एंटिटी की डिटेल्स हैं। अब एसीजेड एंटिटी की जैसी डिटेल्स आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाए, देखिए ये सा आइसगेट के पोर्टल पे दिखेगा, एसीजेड एंटिटी, बोन डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। अब बात की जाए अपने आइसगेट पे एसीजेड एंटिटी का नाम डालना है आपको। देखिए इसको थोड़ा जूम करें, ये एसीजेड आपकी एसीजेड एंटिटी का नेम ऑन पान कार्ड नंबर
और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी नंबर ये आपका प्रीफेचेज अनएडिटेबल है। उसके बाद आता है आपका एड्रेस, आपका एसईजेड का एड्रेस है। यहाँ पे आपको एड्रेस आप अप टू 4 आपका एक प्राइमरी एड्रेस प्लस 4 एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एड्रेस ऐड करने के बाद में आपको डिटेल्स फीड करनी है पोर्ट कोड की। यहाँ पे आपको पोर्ट कोड सिलेक्ट करना है। आप जिस भी एसईजेड में आपका यूनिट है उसका पोर्ट कोड सिलेक्ट करना है। आपका एलओए नंबर डालना है और एलओए का कॉपी अपलोड करना है। अब जो एलओए का कॉपी अपलोड करना है ना, दैट शुड बी डिजिटली साइंड। प्लीज नोट दैट कि जो भी आपका एलओए का कॉपी रहेगा वो डिजिटली साइन करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं कि ये जो एसईजेड का डॉक्यूमेंट मेरे को डिजिटली साइन करना है, तो क्या ये जो मेरा एसईजेड का अप्रूवल आएगा वो डिजिटली साइंड बाय whom, whether it will be digitally signed by SEZ officer or it will be digital signed by the SEZ unit authorized person। तो देखिए जो आपका लेटर आएगा ना एलओए का, वो तो स्टैम्प साइन हुआ गवर्नमेंट का ऑफिशियल का आएगा। जैसे आपने उसको पीडीएफ में फाइल को लेकर के आपके जो डेटा आया, जैसे अपने ट्रू कॉपी कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्म में, सिमिलरली गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपके एलओए को स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ में नीचे इंसर्ट आपको डिजिटल सिग्नेचर करनी है एसईजेड यूनिट की। तो ये रहा सबसे पहले सवाल का जवाब कि जो आपको एलओए साइन करना है वो असेसिंग ऑफिसर का, तो जो लेटर ऑफ अप्रूवल आएगा उसके नीचे एसईजेड यूनिट की सिग्नेचर करनी है। दूसरा सवाल क्लास 2 क्लास 3 कौन सी डिजिटल सिग्नेचर लगेगी, तो आइसगेट के पोर्टल पे अपने क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर चलती है, तो अपने क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको एलओए कब अलर्ट हुआ, कब तक उसकी एक्सटेंड वैलिडिटी कब तक की है, और वो सारी डिटेल्स आपको फीड अप करने की रहेगी। वो डिटेल्स फीड करने के बाद में अभी आपको सेकंड ऑप्शन पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप आ जाओगे बॉन्ड डिटेल्स पे। अब बेसिकली आपको एसईजेड समझने के लिए, बॉन्ड समझने के लिए बेसिकली आपको ये सिस्टम समझना पड़ेगा। बॉन्ड डिटेल तो फीड करने, मेरे पास बॉन्ड डिटेल है, फीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म। यहाँ पे अपने क्लोज कर सकते हैं, पर इसको ऐसे क्लोज नहीं करना है, इसको समझना है। बेसिकली होता क्या है कि आज मैं एसईजेड यूनिट हूँ, तो मेरा जो भी इंपोर्ट हो रहा है, जो भी मेरा, उसके अंदर मेरे को 1 रुपए की ड्यूटी तो पे करनी नहीं है। पर क्यों नहीं करनी है, मैं एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता हूँ कि भाई मेरा एक XYZ अमाउंट का इंपोर्ट होगा और उतना मेरा बॉन्ड का बैलेंस रहेगा। वो बॉन्ड का बैलेंस जो भी मेरी ड्यूटी है उसके सामने यूटिलाइज रहेगा। तो हर जब भी मेरा लेटर ऑफ अप्रूवल का रिन्यूअल होता है तो मेरे को एक बॉन्ड देना पड़ता है। वो बॉन्ड जो होता है उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ फीड करनी है। वो बॉन्ड इज लाइक योर बैलेंस, जिसमें से जो भी आपके ड्यूटी बन रही है। एक बात ध्यान रखिए, ये ड्यूटी आपकी कैलकुलेट होती है, सब कुछ होता है, बट जब कस्टम ऑफिसर उसको ड्यूटी फोरगोन करता है। ड्यूटी फोरगोन का मतलब ये है कि जो आपने इंपोर्ट किया इसके ऊपर आपकी एक्स अमाउंट की ड्यूटी बन रही थी। सिंस यू आर इन एसईजेड, सिंस यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ बेनिफिट, दिस ड्यूटी इज बीन फोरगोन एंड whatever the duty foregone is being deducted from your bond balance। ठीक है, तो वो जो आप बॉन्ड देते हो ना, वो बॉन्ड की डिटेल डालनी है, बॉन्ड अमाउंट डालना है। सपोज मैंने 1 CR का बॉन्ड दिया था तो 1 CR की अमाउंट रहेगी। बॉन्ड की आपका बॉन्ड एक्सेप्ट कब किया, बॉन्ड कब एक्सपायर हो रहा है। अब बॉन्ड की वैलिडिटी डालना बहुत जरूरी है। आज मैं बात की जाऊं, मेरा 5 साल का फॉर एग्जांपल एलओए का एक्सपायरी है, तो मेरा बॉन्ड की एक्सपायरी इज इक्वल टू एलओए की एक्सपायरी, दोनों की एक्सपायरी डेट मेरी सेम रहेगी। उसके बाद बीजी परसेंटेज है जिसको ये लोगों ने अनएडिटेबल फॉर्म में है, जो 0 ही है। उसके बाद हम बात करें, देखिए यही एडवाइजरी में भी लिखा हुआ है कि बॉन्ड एक्सपायरी डेट इज सेम एज वैलिडिटी ऑफ एलओए। आपका जब तक का एलओए रहेगा तब तक आपको बॉन्ड देना पड़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन का नाम, पान कार्ड, केवाईसी, पान कार्ड अटैच करना है और जो भी अपने को डॉक्यूमेंट करना है।
आई हियर बाय सबमिट एलओए, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पे टिक करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे बेसिकली मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो मेरा एलओ है ना वो डिजिटली साइन रहेगा। अगर डिजिटली साइन नहीं हुआ तो वो सिस्टम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो डिजिटल साइन करना आपको वो मैंडेटरी है जहां तक की बात है एलओए के या कोई भी। इनफैक्ट आज की डेट में तो आप आइसगेट पे जो भी केवाईसी भी अपडेट करते हो ना, दे वांट इट डिजिटली साइन। इनफैक्ट जब भी आप उसका एडी कोड का रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, दे वांट इट डिजिटली साइन। ठीक है, उसके बाद सबमिट करना है। आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होगा। जो बात हमने बिगनिंग में की थी ना, कंटिन्यू विथ रेफरेंस आईडी, वो ये रेफरेंस आईडी अपना यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब ये रेफरेंस आईडी का मतलब ये है कि जब आप नेक्स्ट टाइम सपोज कुछ क्वेरी आया कुछ भी आया ना, तो ये रेफरेंस आईडी आप बीच में खोल करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड थिंग, फॉर्म भरते टाइम कुछ भी आप सेशन एक्सपायर हो गया या कुछ भी कारण सर आपने बीच में बंद किया, तो जहां तक डेटा आपका सेव होगा वो रेफरेंस आईडी के बेसिस पे फेच हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका होगा ना, ऐसे ही आपके ईमेल पे एक मेल आ जाएगा कि ये रेफरेंस आईडी आपका जनरेट हो चुका है। उसके बाद में जो ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखेंगे और वो आपके रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा और जिसके बेसिस पे आप आइसगेट के पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। सेकंड थिंग है कि भाई अगर नहीं हुआ आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ऑटो रिजेक्शन कब होगा? अगर एलओए डिजिटली साइन नहीं होगा तो ऑटो रिजेक्शन हो जाएगा। अब एसीजेड ऑफिसर को कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लगा के जिस कोई भी रीजन टू बिलीव हुआ कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की जानी चाहिए, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर कुछ थर्ड एरर हुआ कि फिर बाद में उसके अंदर एक एरर कोड का भी लिस्ट है ये पर्टिकुलर एडवाइजरी में, तो कुछ जैसे आपका इनवैलिड पान हुआ, इनवैलिड जीएसटी नंबर हुआ, आपका डेटा मिसमैच हुआ, पोर्ट कोड गलत हुआ, तो ये सब चीजें क्या है ना आपकी यहाँ पे ये एरर कोड जनरेट होगी। ये एरर कोड आपको मेल में आएगी और फिर ये एरर कोड के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को जो भी मॉडिफिकेशन करके करना है वो एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो ये बेसिकली अपने रजिस्ट्रेशन स्टेप से बेस्ड ऑन एडवाइजरी गिवन ऑन आइसगेट कि आपको कैसे आइसगेट के पोर्टल पे रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप जाओगे अपने माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में जब आप जाओगे ना, तब आपका बेसिकली जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसको आपको चेंज करना रहेगा। उसके बाद माई प्रोफाइल में जाकर के आपको एक बैंक का एडी कोड ऐड करना रहेगा। एडी कोड ऐड करने के बाद में फिर आपको ये सब ऐड करोगे, तो अभी फ्यूचर इसका एक्सपेक्टेड ये है कि जितने भी आपके शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री फाइल हो वो आपके आइसगेट पोर्टल से हो। प्राइमरली इतना है क्योंकि अभी तक विद रिस्पेक्ट टू डीटीए ट्रांजेक्शन अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन रिसीव हुआ नहीं है। सिंस इट इज नॉट क्लैरिफाइड कि भाई डीटीए यूनिट के ट्रांजेक्शन का क्या होगा, उसके ऊपर अभी क्लियर पिक्चर नहीं है। हाँ, पर बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल को लेकर पिक्चर क्लियर है कि वी कैन एक्सपेक्ट नियर बाय फ्यूचर में जो भी मेरा एसीजेड बेस्ड ट्रांजेक्शन हो उसका शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री मेरा आइसगेट पोर्टल के थ्रू जनरेट हो। अब देखते हैं समय के गर्भ में गवर्नमेंट इस पे क्या चीज क्या प्लानिंग करती है। बट हाँ, आपको रोल टेप बेनिफिट करना लेना है तो आप देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, तो एक सामने आपको इस तरह का पोर्टल खोल के आ जाना है। यह है inquiry.icgate.gov.in। यहाँ से आपको देखिए लेफ्ट साइड में बहुत सारी चीजें हैं। चलान इंक्वायरी, जैसे कि आप जब कस्टम ड्यूटी पेमेंट करते हो तो जो चलान नंबर आता है उससे आप यहाँ पता कर सकते हो डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, डीजीएफटी शिपिंग बिल का क्या है, डीजीएफटी के साथ शिपिंग बिल का आपका इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ वो चेक कर सकते हो। आरबीआई के ईडीपीएमएस पे आपके शिपिंग बिल का क्या स्टेटस है, बिल ऑफ एंट्री का
आपका आरबीआई के आईडीपीएमएस में क्या स्टेटस है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब आपको जैसे बैंक वाले कहते हैं ना कि ईडीपीएमएस पे दिख रहा है, आईडीपीएमएस पे दिख रहा है, तो उन सब की बातों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे जा करके खुद भी देख सकते हैं आईसी गेट पे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपने सपोज करो किसी और बैंक से, स्टेट बैंक से आपने इंपोर्ट पेमेंट किया और उसका एडी कोड अगर मान लीजिए पीएनबी का है, तो पीएनबी वाले भी आपको लेटर भेजेंगे और एसबीआई वाले भी लेटर मिलेंगे भेजेंगे। और आप अगर आप उसको कहीं भी एक जगह क्लोज कर देते हो तो इंपोर्ट के केस में आईडीपीएमएस पे आरबीआई का पोर्टल पे ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाएगा और एक्सपोर्ट के केस में ईडीपीएमएस पे आपका आरबीआई के पोर्टल पे क्लोज हो जाएगा। इसका हम डिटेल वीडियो अलग बताएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्टेटस ऑफ बिल ऑफ एंट्री ट्रांसमिशन टू जीएसटीएन कि क्या जीएसटीएन का ट्रांसमिशन जीएसटीएन पे बिल ऑफ एंट्री का ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पोर्टल खुल के आना है। मैं एक काम करूंगा, अभी यही पोर्टल का लिंक आपको अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप लोग अपना देख सकते हैं। साथ ही ना दोस्त, अब मुश्किल मत करना, आप लोग ध्यान रखना कि अब ये नियम हो गया है कि जो ये आप बनाओगे ना, इसका स्टेटस का प्रिंट निकाल करके अपने फाइल के साथ अपने बिल ऑफ एंट्री के साथ इंपोर्ट वाले केस में ऐड जरूर करिएगा। अदरवाइज क्या होगा, जब अगर अटैच आप नहीं करोगे तो जब असेसमेंट किया जाएगा तो असेसिंग ऑफिसर जो होगा आपके जीएसटी का, वो आपको क्वेरी कर सकते हैं। और क्वेरी क्या करेंगे, आप वहाँ प्रूफ तो करोगे लेकिन दिक्कत होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बिल ऑफ एंट्री डालना है। सपोज करिए ये बिल ऑफ एंट्री नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ पे डेट डालना है, तो डेट भी आप यहाँ पे DDMM और YY के फॉर्मेट में आपको डालना है। तो मान लीजिए कि इसका डेट जो था, ये मान लीजिए था 6 अगस्त 2020, तो हमने क्या किया 6 अगस्त 2020। अब पोर्ट कोड कि पोर्ट कोड सबका जितने भी पोर्ट होते हैं, चाहे मान लीजिए जैसे दिल्ली आया तो पटपरगंज है, तुगलकाबाद है, या बाई एयर आया तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मान लीजिए इंदिरा गांधी का है INDEL 4 और उसके बाद ये कैपेचा आप डालिएगा FPH9A2 और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो इसका सारा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है बी ट्रांसमिशन स्टेटस टू GSTN एट आईसी गेट। आईसी गेट पे इस GSTN का क्या स्टेटस है। बिल ऑफ एंट्री नंबर ये था, 6 अगस्त 2020 का था। बिल ऑफ एंट्री का जो पोर्ट कोड था वो INDEL 4 था। रिक्वेस्ट टाइप एफ मतलब फ्रेश है रिक्वेस्ट टाइप, और अगर ए आ जाएगा तो वो एमेंडेड हो जाएगा। तो ये एमेंडेड नहीं था भैया, सही था फर्स्ट था। बिल ऑफ एंट्री का पेन नंबर 1 है। बिल ऑफ एंट्री का जो ट्रांसमिट डेट टू जीएसटी पे ये कब आया, तो 9 अगस्त 2020 को जीएसटी पे ये आपको शो कर गया था। अब जीएसटीएन जो पिक्ड किया उसका डेट भी इन्होंने दे दिया 25 अगस्त 2020 को। तो टाइम वगैरह सारा कुछ आ जाता है, कोड आता है। पिक्ड फ्लैग एट जीएसटीएन पिक कर दिया। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी का प्रिंट आपको इस ये पूरे का प्रिंट आप अपने साथ लगा करके रख लीजिए, इस पे सब कुछ आ जाएगा और ये आपको जीएसटी के लिए काम आ जाएगा। इसी तरह और जो फंक्शन है उसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा आईसी गेट का, DGFT का। उसी तरह बीआरसी वाली तो ऑलरेडी वीडियो 3 साल पहले बन। अच्छा एक मजे की बात बताता हूँ, हमारा एक बैंक है जिस कंपनी का मैं नौकर हूँ, जिस कंपनी में उस कंपनी का अकाउंट जो है दिल्ली के नेहरू प्लेस ब्रांच में है। बहुत ये जो बैंक है वो नेहरू प्लेस बैंक आई थिंक कि मतलब हाई प्रोफाइल बैंक है, हाई लेवल की है।
तो वहां पे क्या हुआ कि मुझे कहा कि भैया ऐसा है ना कि मैं आप शिपिंग बिल भेज दो, बीआरसी जनरेट होगा। मैं कह बीआरसी भेज देना मुझे पीडीएफ। कहे सर वो तो आपको बीआरसी डीजीएफटी के पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं मुझे आता ही नहीं। एक बिल ऑफ एंट्री का लगभग 850 रुपीज वो लेते हैं, मतलब शिपिंग बिल का बीआरसी रिलीज करने का। 850 रुपीज दे के मैं अपना टाइम बीआरसी पे क्यों खत्म करूं? अपना नेट, अपना टाइम, अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्यों? कंपनी का नौकर हूँ, कंपनी मुझे और काम के लिए दे रही है पैसा, और आपको 850 रुपये, लगभग 850 रुपीज आपको बैंक चार्जेस दे रहा है कंपनी। किस लिए? बीआरसी रिलीज करने के लिए। तो नॉलेज होना चाहिए। तो आपको मैं वीडियो का अटैच कर दूंगा पीआरसी वाले, आप लोग भी नॉलेज जरूर ले लीजिएगा। बट बैंक से मांगिए, बैंक की आदत खराब मत करिए किसी चीज का, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं ना इसका थोड़ा सा ये वाला लिंक, डायरेक्ट ये लिंक दे दूंगा। अरे भाई क्या हो गया, कंटिन्यू। ठीक, ये तो यहाँ पे आ रहा है। जो अभी हम जहाँ पे ये डेटा फिल किए थे, वो मैं आपको सारा का सारा डिटेल लेकर के यहाँ से, जैसे ये वाला था बी ट्रांसमिशन, ये वाला पोर्टल का